सत्वं सूर्य आत्मा जगतः इस श्लोक का अर्थ है कि पृथ्वी, आकाश, जल और अग्नि सभी ऊर्जाएं सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से अपनी किरणों के जरिए सभी उपलब्ध मौलिक बलों के मिश्रण को प्रकट करता है और सभी तत्वों में ऊर्जा का संचार करता है। सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं। इसीलिए सूर्य को ब्रह्मांड की एक गतिमान आत्मा कहा जा सकता है। हम सूर्य के सामने नतमस्तक होते हैं। सूर्य वास्तव में ऊर्जा का कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है। आज का हमारा विषय है हरित ऊर्जा यानी नई या अक्षय ऊर्जा। तो सबसे पहले हम इस विषय से संबंधित कुछ चित्र देखते हैं जिससे कि हमें हरित ऊर्जा को समझने में मदद मिलेगी। भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इस विकास के पीछे ऊर्जा के सारे पारंपरिक स्रोत हैं। मिसाल के तौर पर कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। ये प्राकृतिक संसाधन हमें पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जब हम कोयला और तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में हम सूर्य की इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जो लाखों वर्षों से जीवाश्म ईंधन की शक्ल में दबी पड़ी है। ऊर्जा के ये प्राकृतिक संसाधन लाखों वर्षों में जाकर बनते हैं। इन भूमिगत संसाधनों का उपयोग आजकल बहुत तेज गति से हो रहा है, लेकिन ये संसाधन सीमित हैं और हमेशा नहीं चल सकते। अनुमान है कि खनिज तेल के स्रोत अगले 46 वर्षों में खत्म हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस 65 वर्षों में खत्म हो जाएगी और कोयला लगभग 119 वर्षों में। इन सीमित संसाधनों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना आज हमारी मुख्य प्राथमिकता है। अक्षय ऊर्जा प्रणाली द्वारा हम सूर्य, हवा, पानी, समुद्री लहरों, जियोथर्मल हीट और बायोमास को बिजली के रूप में बदल देते हैं। यही अक्षय ऊर्जा अथवा हरित ऊर्जा है। इस कार्यक्रम में हम ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा हमें बेहद आसानी से उपलब्ध है और हमें मुफ्त में मिलती है। एक अनुमान के अनुसार एक वर्ष में पृथ्वी पर जितनी सौर ऊर्जा पहुंचती है वो हमारी दुनिया की कुल ऊर्जा खपत से 15,000 गुना ज्यादा है। भारत में सौर ऊर्जा की इतनी भरमार है कि हम प्रति वर्ग किलोमीटर पर 20-20 मेगावाट के अनेक सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है, एक सोलर थर्मल के रूप में और दूसरा सोलर इलेक्ट्रिक या सोलर फोटोवोल्टिक के रूप में। सूर्य ऊर्जा को थर्मल एनर्जी अथवा बिजली में बदलने के लिए सोलर थर्मल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर वाटर हीटर सिस्टम के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला सौर संग्राहक और दूसरा भंडारण टैंक। संग्राहक के अंदर एक पतला, चपटा, आयताकार डिब्बा होता है जिसका पारदर्शी आवरण सूर्य की ओर रखना होता है। संग्राहक घर की छत पर लगाया जाता है। पूरे डिब्बे में एक छोटी ट्यूब फैली होती है जो पानी को गर्म करके भंडारण टैंक तक ले जाती है। विद्युत रोधित भंडारण टैंक में पानी एकत्र होता है। भंडारण टैंक वाटर हीटर जैसा ही होता है, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। आजकल कई बड़े शहरों में सोलर वाटर हीटर अथवा गीजर लगाना कानूनन जरूरी घोषित कर दिया गया है। आइए अब कुछ सोलर कुकर के बारे में जानें। इसके दो प्रकार हैं, एक डिब्बानुमा और दूसरा पैराबोलिक। सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। इससे भारी मात्रा में कोयला, लकड़ी, तेल और बिजली की बचत होती है। सोलर कुकर खाना पकाने का एक सरल और सस्ता घरेलू उपकरण है।
बारिश और अधिक ठंड के मौसम को छोड़कर हम पूरा साल सोलर कुकर में खाना पका सकते हैं। डिब्बे जैसे आकार के इस सोलर कुकर में सिर्फ एक परावर्तक शीशा होता है। लकड़ी और ईंधन इकट्ठा करने का झमेला भी नहीं है। सोलर कुकर में 4 से 5 लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त खाना पकाया जा सकता है। इससे हर साल 3 से 4 LPG सिलेंडरों की बचत होती है। इस कुकर का जीवन काल लगभग 15 सालों का है। ये बाजार में आसानी से मिल जाता है और कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं है। सब्सिडी घटाने के बाद बस यही कोई 1000 रुपए के आसपास। हमारे देश में अनेक ऐसे परिवार हैं जो खाना पकाने के लिए सोलर कुकर का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में पका खाना पोषक होता है और इसमें बहुत कम मात्रा में तेल लगता है। इसीलिए ये खाना स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। एक बड़ा सोलर कुकर भी मिलता है जिसे सामुदायिक सोलर कुकर कहते हैं। इस कुकर की कीमत 50,000 रुपए है। भारत में सौर ऊर्जा से बनी भाप से खाना बनाने की अनोखी प्रणाली मौजूद है। इसे माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी आश्रम में स्थापित किया गया है। ये प्रणाली एक बार में 500 किलोग्राम भाप पैदा करती है, जिससे 500 लोगों का 2 समय का भोजन आसानी से बन जाता है। इस प्रणाली से लगभग 1 घंटे में 1000 लोगों को पका हुआ खाना मिल सकता है। आइए अब हम ये समझ लें कि सौर बिजली कैसे बनती है और सोलर फोटोवोल्टिक या पीवी क्या है। फोटोवोल्टिक सोलर विद्युत के लिए प्रयुक्त होने वाला एक तकनीकी शब्द है। फोटो का अर्थ है रोशनी और वोल्टिक का अर्थ है विद्युत। ये फोटोवोल्टिक या पीवी सेल्स सिलिकॉन के बने होते हैं और रोशनी पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन या विद्युत अणु छोड़ते हैं। सिलिकॉन सेल मेटल के जाल से ढके होते हैं। ये सेल्स इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मार्ग पर प्रवाह कराते हैं जिससे कि वह विद्युत बना सके। इस विद्युत धारा को ऐसे एक तार से जोड़ देते हैं जो किसी डीसी उपकरण अथवा बैटरी से जुड़ा होता है। पीवी प्रणाली के कई प्रयोग हैं, जैसे व्यावसायिक भवनों में प्रकाश की व्यवस्था करना, घर के बाहर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था करना। सौर बिजली इन्वर्टर की तरह भी काम करती है। ये बिजली मुख्यतः पहाड़ी और दूर दराज स्थानों पर किफायती साबित होती है। आइए अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने की प्रक्रिया में मूल रूप से वायु का प्रयोग होता है। इस प्रणाली में पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा की उत्पत्ति सबसे पहले हॉलैंड की एक पवन मिल में हुई थी। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर और बेहतर तकनीक के साथ विद्युत उत्पत्ति के लिए किया जा रहा है। आइए जानें, पवन ऊर्जा से बिजली बचाने की ये तकनीक है क्या। पवन मिल में बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं जो हवा की रफ्तार से घूमते हैं। ये घूमते हुए ब्लेड उस पूरी छड़ को भी तेजी से घुमा देते हैं जिनसे वो जुड़ी होती है। यही घूमती हुई छड़ पंप या जेनरेटर के लिए विद्युत पैदा करती है। हवा से चलने वाली ये टरबाइन किस मात्रा में बिजली पैदा करेगी, ये बात ब्लेडों के आकार और हवा की गति पर निर्भर करती है। पवन ऊर्जा के कई लाभ हैं, जैसे पवन ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है। ये ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है और इसके संचालन और रखरखाव का खर्च भी सबसे कम होता है। पवन ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में भारत को एक अग्रसर देश का दर्जा दिया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। भारत के अनेक राज्यों में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। आइए अब बायोमास के विषय में बात करें।
ऊर्जा का सबसे पुराना और माना हुआ स्रोत है बायोमास। बायोमास एक ऐसी जैविक सामग्री है जिसका प्रयोग जैव ईंधन के लिए होता है। इसके कई मुख्य स्रोत हैं, जैसे वन की लकड़ियां, वनस्पति और कृषि अवशेष। बायोमास आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण वैकल्पिक संसाधन है। बायोगैस की तुलना में बायोमास जलने पर अधिक ऊर्जा देता है। आइए अब बायोगैस के विषय में बात करें। बायोगैस की प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने की मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है। इससे एलपीजी, कोयला और लकड़ी की मांग कम हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस गोबर गैस के नाम से प्रचलित है, क्योंकि इसमें जानवरों के गोबर का प्रयोग होता है। बायोगैस एक स्वच्छ और सस्ता ईंधन है। बायोगैस रोशनी करने के लिए एक सुरक्षित संसाधन है। इसके बचे उत्पाद अधिक मात्रा में खाद पैदा करने का काम करते हैं। भारत में लगभग 1 करोड़ 20 लाख गोबर गैस प्लांट हैं। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के गांव तुगलवाला में स्थित बाबा आया सिंह रायर की कॉलेज बायोगैस के उपयोग से सामुदायिक भोजन तैयार करने का अनूठा उदाहरण है। इस संस्थान का बायोगैस प्लांट लगभग 40 मवेशियों, 5000 विद्यार्थियों और 2000 छात्रावास निवासियों के एक पूरे समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का आधार है। इस प्लांट को सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहते हैं। इसमें बहुत सी उत्पादन इकाइयों की पूरी श्रृंखला होती है। इस विद्यालय को प्रतिदिन भोजन तैयार करने के लिए 8 एलपीजी सिलेंडर्स की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज रोजमर्रा की अधिकतर आवश्यकताएं बायोगैस प्लांट से ही पूर्ण की जा रही हैं। बायोगैस प्लांट की अंतिम इकाई में जो छीजन बचती है, उसे उन खेतों में डाल दिया जाता है जिनमें विद्यार्थियों के लिए चावल उगाया जाता है। जियोथर्मल ऊर्जा क्या है? आइए इसके बारे में भी जान लें। जियोथर्मल ऊर्जा भी एक घरेलू ऊर्जा संसाधन है। ये सस्ता, भरोसे वाला और पर्यावरण के अनुकूल है। ऊर्जा की आपूर्ति, बिजली उत्पादन और प्रत्यक्ष ताप के इस्तेमाल में जियोथर्मल ऊर्जा की अहम भूमिका है। जियोथर्मल बिजली पैदा करने के लिए गर्म पानी के स्रोत यानी थर्मल स्प्रिंग से भाप को टरबाइन इंजन में डाला जाता है, जो जेनरेटर की तरह काम करता है। भारत में ऐसे 400 थर्मल स्प्रिंग हैं जो 7 जियोथर्मल क्षेत्रों में बांटे गए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, हरियाणा में सोहना, पश्चिम बंगाल में बगटेश्वर ततलोई, बिहार में सिंहभूम, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और गुजरात में कैम्बे मुख्य हैं। ये स्प्रिंग बारहमासी हैं और उनके बाहरी क्षेत्र का तापमान 37 से 90 डिग्री सेल्सियस रहता है। इनमें से सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला क्षेत्र लद्दाख की पूगा घाटी में है। इसकी अनुमानित जियोथर्मल ऊर्जा क्षमता लगभग 10,000 मेगावाट प्रतिवर्ष है। जियोथर्मल के बाद अब हम बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी अथवा लघुपन बिजली की।
ऊंचाई से गिरते हुए पानी को इकट्ठा कर इसे पानी के चक्कों की मदद से यांत्रिक ऊर्जा अथवा पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित करना औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी। जिस किसी क्षेत्र में भी पर्याप्त ऊंचाई, नदियां और बांध मिले, वहां मिलें बनाई गईं। पानी को उच्च दाब से टरबाइन में प्रवाहित कराया गया, जिससे पानी का घुमाव हुआ। इसके बाद टरबाइन को जनरेटर से जोड़कर ऊर्जा पैदा की गई। भारत में छोटे जल ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता लगभग 15,000 मेगावाट मानी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में, मुख्यतः हिमालयन बेल्ट में भारी क्षमता वाले हाइड्रो संयंत्रों को स्थापित किया गया है। इनमें मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के लिए पोर्टेबल माइक्रो हाइड्रो सेट लगाने की परियोजना शुरू की है। ये सेट छोटे, मजबूत और कम वजन के हैं। इनके रख रखाव में ना के बराबर लागत आती है और ये छोटे ग्राम समूहों को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। ये अधिक दामों वाले डीजल की तुलना में सस्ते विकल्प हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 2000 मेगावाट हाइड्रो बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। जल ऊर्जा एक साफ सुथरा, घरेलू और अक्षय ऊर्जा स्रोत है। इसमें केवल एक बार हाइड्रो पावर स्टेशन लगाने में पैसे खर्च करने होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिजली पैदा करने के बाद पानी को सिंचाई तथा अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक अन्य ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करें। यह है टाइडल ऊर्जा या ज्वार ऊर्जा। टाइडल ऊर्जा अथवा ज्वार ऊर्जा। ज्वार ऊर्जा के उत्पादन के लिए समुद्र के किनारे बड़े बड़े बांध बनाने होते हैं, जिस पर आने वाले और जाने वाले ज्वार को रोका जाता है। समुद्र के पानी के सबसे ऊपरी भाग का प्रयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। इसी से ज्वारीय ऊर्जा पैदा की जाती है। अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए भारत में विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। गांवों और शहरों में अनेक प्रकार की अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा का एक नया मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर गठित किया गया है। गैर पारंपरिक अथवा अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी मसलों पर इस मंत्रालय में राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है। हमारी सरकार ने भारत अक्षय ऊर्जा विकास संस्था का निर्माण किया है, जिसका मुख्य काम है अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता देना। ऐसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में अपार संभावनाएं हैं। इसके विकास और इस्तेमाल से हम गैर अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को बचा सकते हैं। अक्षय ऊर्जा वातावरण के लिए बहुत उपयुक्त है और इससे किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता। इसका अर्थ है कि जितनी जल्दी हम अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर होना सीख जाएंगे, उतनी जल्दी हमें स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ पानी मिलने लगेगा। इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ होंगे और शरीर मजबूत होगा। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के लगातार उपयोग से घर और व्यवसायों में ऊर्जा पैदा करना जल्दी ही एक मानक बन जाएगा। शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि सन 2030 तक बहुत से लोग अपने घरों में ऊर्जा के प्रयोग के लिए, कार चलाने के लिए और टीवी देखने के लिए अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करने लगेंगे। अक्षय ऊर्जा के विषय पर हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर आने वाला है। हमें आशा है कि अक्षय ऊर्जा के विषय में अब तक आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी, विशेषतः अक्षय ऊर्जा के विकास में भारत के प्रयासों की। जरा सोचिए कि अगर विश्व भर के सभी ईंधन खत्म हो जाएं तो क्या होगा? तब अक्षय ऊर्जा के स्रोत जैसे पवन, सौर, जल, बायोमास, जियोथर्मल, ज्वारीय तरंगे आदि हमें हरित ऊर्जा प्रदान करती रहेंगी। प्रकृति हमें
प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाती है। प्राणी का जीवन सूर्य, हवा, पानी, पृथ्वी अथवा इसके शुद्ध और अद्भुत स्रोतों और संसाधनों पर ही आधारित है। आखिर ये सूर्य किसका है? निश्चित ही हम सबका है। यदि संसार में कोई चीज है जो सबकी साझी है तो वो है हमारा सूर्य। सूर्य का प्रकाश निश्चित ही हमारे लिए प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है, कभी ना खत्म होने वाली अक्षय ऊर्जा का वरदान। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ये है कूल लाइफ, नो फिकर नो टेंशन। एक हम है कंगले। पर यार एक्सीडेंट हो गया तो? तू भी जनानियों की तरह उधेड़-बुन में लगा रहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय। अब कहाँ चल दिया? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है। अबे तेरे बिना वहां क्या कमी रह जाएगी? मैं ये चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा। जा बाय। और बगला भगत। यार तू तो रहेगा हमेशा कुएं का मेढक, लेकिन भैया हम तो दुनिया में फुल ऐश करेंगे। यार तू समझता क्यों नहीं यार? क्या अक्ल मुझे भी है। मुझे पता है कि हमें नौकरियां करनी होंगी। आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर गई। 2 साल बाद सर पे नौकरी की तलवार टंगी होगी और हम कौन सा लाट कलेक्टर बन जाएंगे। बस गुजारे लायक तनख्वाह होगी। इस दुनिया में इतनी मौज है, मस्ती है, ऐश है, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या ले बेटा खा। चाची जी आप सुबह से रात तक काम करती हैं, थक नहीं जाती? हाँ थक तो जाती हूँ बेटा, पर क्या करूँ, अब तो सुरिंदर की बहू ही आकर के आराम देगी। बहू क्या ऐसे ही आ जाती है? खर्चा करना पड़ता है, बहुओं को कुछ देना भी पड़ता है। अरे मेरी बहू आए तो सही, मैं उसे सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी, सोने की। हाँ अरे अब मोबाइल क्या देख रहा है? तुझे क्या मालूम, मैंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी बहू के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। मनीष बेटा, ये तेरा दोस्त है, इस तरह इसका ध्यान रख। स्कूल तो इसने तेरे साथ पार कर ही लिया है। ले ले सागौन ले ले। नहीं नहीं। क्यों? अरे ले भी ले। अबे यार वहाँ हमारे ग्रुप का क्रेडिट कार्ड चलता है। क्रेडिट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। तुझे नहीं पता, मेरा ग्रुप बहुत दिलदार है। 100-100 के नोट तो वो कुछ समझते ही नहीं। जिस दिन तुझे उन्हें दावत देनी पड़ेगी तब क्या करेगा? वो तुझे फ्री में देकर आदत बिगाड़ रहे हैं। मर्द बच्चा हूं मैं, तो बस जरा मस्ती के लिए, आदत वादत में नहीं डालूंगा। जब चाहे यूं छोड़ दूंगा। तो अभी छोड़ दे।
क्या हुआ? मना कर गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, गोली मारो उसे। इसकी भेजे में बात नहीं आएगी। इसकी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा है। चाची जी सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब्र करूं बेटे, कितनी मुश्किल से अकेली ने मैंने ये बेटा पाला है और ये बेटा मुझे ये रंग दिखा रहा है। अरे मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। न जाने कैसे कैसे पैसे जुटा के मैंने इसकी बहू के लिए चूड़ियां बनवाई थी। बहू के लिए बनवाई थी ना, बेटे ने ले ली तो क्या आफत आ गई? अरे नाश पीटे, अरे तो चला जा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुझे अपने घर में बाहरी लोगों का दखल पसंद नहीं। आप जाओ। अरे और सत्यानाशी चुप हो जा। मनीष बेटे, तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। चाची जी बहुत बुरा किया तूने बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता ना करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, हम आपको 15 दिन के लिए इस सेंटर पे रखेंगे। दवाइयों एवं बातचीत द्वारा हम आपका इलाज करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दवाइयों से इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और अगर इस आदत को छोड़ने की तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना।